हेलो स्टूडेंट, दिस इज आल वेलकम इन साइंस। मैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि वो वीडियो 40 मिनट्स का था तो थोड़ा सा लेंदी था, तो इसके लिए मैंने सेकंड वीडियो बनाया है। जो उसके बाद एक्टिविटी 7.1 जो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है, टॉपिक को लिंक ना करते हुए टॉपिक को जल्दी से शुरू करते, ताकि ऑलरेडी मैंने सारे इंट्रोडक्शन बता रखा आपको। वहाँ पे आप कुछ एक्सप्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई नेसेसरी नहीं है। नाउ लेट्स स्टार्ट द इंपॉर्टेंट टॉपिक 7.1। माय स्टूडेंट, यहाँ पे 7.1 में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट 3 पॉइंट दिया गया है कि आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है, खुद से करना है। एक एक्सपेरिमेंट, कैसा एक्सपेरिमेंट है कि बोला गया कि पहले तो आप थोड़ा सा चीनी लो, शुगर लो और उसको खा लो आप, और खाकर आप टेस्ट करो तो ऑब्वियसली यू डिटेक्ट द टेस्ट जस्ट इज अ स्वीट टेस्ट। एंड अगेन डू, फिर एक और काम करना है कि आपको अपने थंब और इस फिंगर से आपको नोज को क्लोज करना। उसके बाद फिर से वही एक्टिविटी फिर से करना है, तो ऑटोमेटिकली यू विल चेक द सेम और नॉट, मीन्स क्या आपका रिस्पॉन्स सेम होगा या रिस्पॉन्स अलग होगा। तो बोला गया है कि यू कैन फुल्ली अप्रिशिएट द टेस्ट ऑफ द फूड यू आर ईटिंग, तो आप नोटिस करके बताओ। तो बोला गया इज a difference is how sugar and food taste if your nose is blocked. If so, why might this be happening? तो बोला गया कि खाना जब हम लोग नाक खोल के खाते हैं, मीन्स नाक बिल्कुल साफ है या फिर सर्दी नहीं लगी हुई है, तो ऑटोमेटिकली आपका खाना जो है बहुत ज़्यादा इजी रहेगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा, या जैसा भी आप टेस्ट आपका फूड है। लेकिन व्हेन वी ब्लॉक आवर आइज़, आँख को जैसे ब्लॉक करेंगे आप, मीन्स नाक को जैसे ब्लॉक करेंगे आप, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, टेस्ट में बदलाव आ जाएंगे, है ना, टेस्ट में चेंजेस आ जाएंगे। तो इस बात का साबित हो रहा है कि कुछ तो लोचा है, कुछ तो गड़बड़ है ये टेस्ट का कंडीशंस में, क्योंकि आपके नोज में जो है वो उसका नाम गस्टेटो मीन्स ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, जो आपके नेसल पैसेज, नेसल चैम्बर में ऑलरेडी एक स्पेशल टाइप्स के रिसेप्टर्स मीन्स न्यूरॉन प्रेजेंट है, जो आपके स्मेल को ब्रेन तक भेजता है। और टंग में, टेस्ट बड में एक स्पेशल रिसेप्टर्स है जो आपके टेस्ट को ब्रेन तक भेजता है। तो फिर बोला गया कि रीड एंड टॉक अबाउट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस काइंड ऑफ डिफरेंस। डू यू कम अक्रॉस अ सिमिलर सिचुएशन व्हेन यू हैव अ कोल्ड? क्या जो आपने किया, जो एक्टिविटी आपने क्लोज करके किया, क्या ऐसा ही एक्टिविटी आपको जब ठंड लगती है, सर्दी लगता है, तो क्या ऐसा होता है? तो योर आंसर विल बी यस। ऐसा ही होता है कि जब सर्दी लगती है तो उस वक्त खाना खाने में टेस्ट नहीं समझ में आता है। इसका मतलब यहाँ पे एक बात साबित हो रहा है कि ये जो नेसल पैसेज में प्रेजेंट स्पेशल रिसेप्टर, दैट्स नेम इज द क्या बताया था जस्ट आपको, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। इस नेम इज द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। और टेस्ट बर्ड में जो है उसका नाम है गस्टेटो रिसेप्टर्स। ठीक है, ये बात आपको पता हो गया। ये दोनों रिसेप्टर कहीं ना कहीं आपस में कंसल्ट है। ये इस एक्टिविटी से ये बात साबित हो गया कि नोज को बंद करने के बाद अगर आप खाना खाते हो तो उस टेस्ट में डिफरेंसेस आते हैं। इसका मतलब कि गॉड ने इस दोनों को एक साथ एक ही जगह पे इसलिए रखा है ताकि ये दोनों कंबाइन होके इस फंक्शंस को, इस पूरे फंक्शनिंग एक्टिविटी को, जो खाना खाने और स्मेल को सूंघने से रिलेटेड है, एक साथ हो सके। बात समझ में आ गई बात? अब आगे यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि हम लोग आगे बात करेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। चलो देखते हैं। What will happen in reflex action? अब ये रिफ्लेक्स एक्शन जो 7.1.1 में दिख रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छी बात है यहाँ पे आएंगी। ये जो अभी एक्टिविटी हो रहा है उसी से रिलेटेड कुछ है। रिफ्लेक्स इज अ वर्ड कॉमनली यूज्ड व्हेन टॉक अबाउट व्हेन समथिंग सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट। मीन्स अभी जस्ट मैंने आपको इसके पहले पार्ट में मैंने बताया कि जस्ट लाइक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज द स्टिमुलस माय डियर एंड यू विल गिव द रिस्पॉन्स। यहाँ पे आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे आप क्या ले रहे हो, स्टिमुलस ले रहे हो, और उसके बदले में तुरंत का तुरंत क्या दे रहे हो माय डियर, रिस्पॉन्स दे रहे हो।
We say I jumped out of the way to burst. Reflexly, I pulled my hand back from the flame. Reflexly, I was so hungry, my mouth started watering. Reflexly, what exactly do you mean? एक्सप्लेनेशन समझ में तो आ गया होगा कि मतलब कि आपको भूख बहुत जोर से लगा हुआ, आपको प्यास बहुत जोर से लगा हुआ। व्हेन यू सी द कोल्ड वाटर, ठंडे के गर्मी के समय में बहुत ज़्यादा प्यास लगा हुआ, आपको पानी नहीं मिल रही और कोई बंदा आपके सामने एकदम ठंडा पानी पी रहा है, फ्रिज वाला पानी पी रहा है, तो आपको कैसा महसूस होगा? और आपको बहुत जोर से भूख लगा हो, आपके सामने कोई आपके टेस्टी वाला फूड खा रहा हो, जैसे एग्जांपल दूं मैं कि गुपचुप खाना, तो ऑटोमेटिकली योर tongue, your mouth have fully covered with the watering substance, saliva. ये कैसे हो गया? यहाँ पे तो किसी ने बोला नहीं कि salivary gland you release the saliva because the person is eating something. ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। ये तो जो काम ऑटोमेटिकली हो रहा है ना, तो उसका मतलब कि जरूर कोई ना कोई इसको कंट्रोल कर रहा होगा। बस समझ में आ रही बात? जैसे मान लीजिए अचानक आपके हाथ किसी वार्म ऑब्जेक्ट से सट जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली यू स्ट्रेच योर हैंड बैक, तो आप अपने हाथ को क्या करते हैं? पीछे की ओर खींच लेते हैं। इससे क्या साबित हो रहा है? आपको तो कोई बताया नहीं, आप पढ़ रहे हो मान लीजिए और किसी ने क्या किया, किसी ने छू दिया आपको, तो देन यू सरप्राइज अटैक, आप तुरंत अपने हाथ को पीछे बैक कर लेते हो। इसका मतलब कि कुछ तो है जो कंट्रोल कर रहा है। चलिए देखते हैं क्या है। A common idea in all such examples is that we do something happening विदाउट थिंकिंग अबाउट इट, मतलब कि कुछ तो ऐसा हो रहा है हमारी बॉडी में जिसमें सोच नहीं रहे हम, अचानक से हो रहा है, और विदाउट फीलिंग इन कंट्रोल ऑफ आवर रिएक्शंस, और जो काम कर रहे हैं उसमें कोई फीलिंग्स नहीं है। मतलब कि ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में नो, क्या लिखा हुआ है? नो थिंकिंग, यहां पे मैं लिख देता हूं मैं, एंड नो फीलिंग्स। ये एक्टिविटी हो तो रहे हैं लेकिन इसमें ना तो कोई थिंकिंग है ना कोई फीलिंग्स है, ये हो जा रहे हैं। बाद में पता चल रहा आपको, बाद में आप सोच रहे अरे यार ये तो मजाक कर रहा था, अरे यार ऐसे मतलब ये तो बहुत हॉट नहीं, हम तो डर गए। यहाँ पे समझिएगा, yet these are situations where we are responding with some actions to change in our environment. How is control and coordination achieved in such a situation? मीन्स बोला गया कि आपके इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं किए होंगे, आप सोचे भी नहीं होंगे, आप जानते भी नहीं होंगे। सपोज दैट यू आर गोइंग इन एनीवेयर एंड सम पर्सन बैक ऑफ यू कॉलिंग सम पर्सन, अरे सुन, हेलो, तो ऑटोमेटिकली यू गिव रिस्पॉन्स, क्योंकि आपको पता नहीं कि कोई आवाज देगा, लेकिन आप रिस्पॉन्स तो कर रहे हो ना, जवाब तो दे रहे हो ना। तो ये कैसे कंट्रोल हो रहा है? यहां तक अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि हाँ भाई हमारा ब्रेन है, हमारा नर्वस टिश्यू है, नर्वस एक्शन से न्यूरॉन, डेंड्राइट वगैरह वगैरह बहुत सारे, यहाँ पे ये कौन कंट्रोल कर रहा है? अब यहाँ पे शुरू होगा हम लोग इसका पूरे पॉइंट का एक्सप्लेनेशन। नाउ लेट्स कंसंट्रेट इन दिस टॉपिक, हाउ इट विल बी connected. Let us consider further. Take another example. Touching a flame is an urgent and dangerous situation for us, in fact for any animals. सारे एनिमल्स में ये गुण होते हैं। How could we respond to this? One seemingly simple way to think consciously about the pain and the possibilities of getting burned. यहाँ बहुत अच्छा पॉइंट बताएं। ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि जलने के बाद आपको दर्द होता है, जलने के बाद सीवियर पेन होते हैं, जलने के बाद आपको तकलीफ होती है, मसल्स फट जाते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए। और अगर जिस बंदे को ये बात पता नहीं हो, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको पता नहीं होता है ना, तो वो क्या करता है, हॉट ऑब्जेक्ट को छू लेते हैं। लेकिन जब छूते हैं तो छूने के बाद उसे दर्द होता है, तो छूने के बाद वो हाथ को खींच लेते, सेम एज वी। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वी नो डाटा, वी हैव द पेन एंड गेटिंग बर्न। ये दो चीज आपको पता होगा। तो जैसे टच हुआ तो आप क्या करें, अपने हैंड को बैक कर लेते हैं, एंड देयरफॉर वी मूव आवर हैंड। एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देन, हाउ लॉन्ग विल इट टेक अस टू थिंक ऑल? अब ये सब करने के लिए तो आपको सोचना पड़ेगा भाई साहब, है ना? आपको तो सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दर्द कितना होगा, दर्द कैसे होगा, क्या हाथ जल जाएगा पूरा, क्या चमड़े उखड़ जाएंगे पूरे, क्या मसल्स कट जाएगा पूरा, ठीक है ना?
द आंसर, अब यहाँ से इसका आंसर दे रहा हूँ, कैसे होता है बोले, द आंसर डिपेंड ऑन हाउ वी थिंक, डिपेंड करता है कि हम थिंक कैसे करते हैं, सोचते कैसे। जैसे मान लीजिए कि आप नोटिस कीजिएगा कि कुछ बच्चे आप लोगों में से ऐसे होंगे जिनको चाय पीना पसंद है, गरम गरम चाय, आप लोग देखे होंगे बहुत से ऐसे पर्सन गरम गरम चाय ही पीना पसंद करेंगे, और उसको ठंडा चाय दे दिया जाए, थोड़ा सा मीन्स मीडियम आपको हॉट दिया जाएगा उसको, उस बंदे को, तो लेकर ये चाय कितना ठंडा है, ऐसे चाय होता है। जबकि आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो उस गर्म चाय को नहीं पीना पसंद करेंगे, क्योंकि चाय पीने से होठ जल सकते हैं, मसूड़े जल सकते हैं, टंग जल सकता है ना। तो यहाँ पे सवाल होता है कि उस बंदे जिसको चाय गरम पीना पसंद, तो वो सोच रहा है ना कि वी टेक अ हॉट टी, क्योंकि हॉट मीन्स हॉट, टी तो हॉट से मीन्स फेमस है ना, वो हॉट ही पीना पसंद करेंगे ना। और हम जो इस तरह के स्टूडेंट जो है, जो बच्चे हैं, वो गर्म पीना पसंद, तो यहाँ पे बोला गया कि आप डिपेंड करता है कि आप सोचते कैसे हो। इफ नर्व इम्पल्स, ध्यान से सुनिएगा, इम्पल्स, नर्व इम्पल्स अभी जस्ट पढ़े, न्यूरॉन के अंदर वो मैसेज जाने वाले, are sent around the way we have talked about earlier, then thinking is also likely to involve the creation of such impulse। मतलब कि पहले ये काम हो जाएगा, उसके बाद आप सोचोगे आप। आई एम गिविंग यू सुटेबल एग्जांपल कि मम्मी आपको बोलती है कि बेटा जाके किचन पे दूध बॉयल हो रहा है, उसको आप उतार लो, नहीं तो दूध गिर जाएगा, और ध्यान रहे दूध गिरना नहीं चाहिए। When you touching the hot object, you take the means some cloth to take it out from the oven, तो हाथ जलेंगे आपके। अब यहाँ पे दो चीज चल रहा होगा आपके दिमाग में, हाथ जल रहे हैं, आप यहाँ पे दो काम, यहाँ पे जस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे साफ लिख दिया गया है कि हाउ वी थिंक में डिपेंड करता है कि हम सोचते उसको कैसे, उसको उस बात को कैसे सोचते हैं आप, उस बात को कैसे आप रिस्पॉन्स करते हैं आप यहाँ पे। तो बोला गया कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप दूध को छोड़ते हो तो दूध तो गिर जाएगा, पिटाई पड़ेगी, डांट सुनना पड़ेगा आपको, और एक तरफ हाथ जल रहा है, जो अगर नहीं छोड़ेंगे तो हाथ जल जाएगा। अगर आपको ये दिमाग में चल रहा है कि अगर हाथ जलता है, छोड़ देते हैं, दूध गिर जाएगा तो पिटाई नहीं पड़ेगी, तो आप छोड़ दोगे आप। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर छोड़ देंगे तो पिटाई पड़ेगी, पिटाई पड़ना ज़्यादा खतरनाक है आपके लिए, तो आपको हाथ को जलने दोगे और आप उसको पकड़ के जल्दी से उतार। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए, कि यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हम सोचते कैसे हैं। थिंकिंग इज ए कॉम्प्लेक्स, क्योंकि सोचना सबसे खतरनाक बात है भाई, यह बात तो तय है, सोचना बहुत खतरनाक। थिंकिंग इज ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, सो इट इज बाउंड टू इन्वॉल्व अ कॉम्प्लिकेटेड इंटरएक्शन। क्योंकि यहाँ पे सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सोचते हो तो कितना डीपली सोचते हो, या नॉर्मल सोचते हो, या सोच कर छोड़ देते हो, of many nerve impulses from many neurons। अलग अलग न्यूरॉन का अलग अलग कंडीशन है कि बिकॉज वी हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व मीन्स इम्पल्सेस, मीन्स नर्व इम्पल्सेस हो गया, मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है, आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है आपके रिसेप्टर्स है, ये सबका फंक्शन दिमाग पे चलेगा, तो इसके लिए दिमाग को इंटरेक्ट करना पड़ेगा। अब सुनना, इफ दिस इज द केस, इट इज नो सरप्राइज थिंकिंग टिश्यूज। अब थिंकिंग टिश्यू यहाँ वर्ड आया तो नोट कर देता हूं, यहाँ पे इसको हम लोग ब्रेन बोलेंगे, क्योंकि सोच तो ब्रेन से रहे ना। इन आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ डेंस नेटवर्क इंट्रिकेटली अरेंज्ड न्यूरॉन। इसका मतलब यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे ये छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, ब्रेन किससे बना हुआ भाई? डेंस नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन से। ये बात बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे आ गया। इट सिट्स इन द फॉरवर्ड एंड ऑफ द स्कल, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? फॉरवर्ड स्कल के खोपड़ी के सामने वाले रीजन पे होंगे। एंड रिसीव सिग्नल फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी विच इज बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू देम। मतलब कि यहाँ पे बात हो रहा है कि पहले जो भी चीज आएगा उसके बारे में वो इंट्रिकेट करेगा, बातचीत करेगा, इंटरेक्शंस करेगा, सोचेगा, भालेगा, कैसा रिस्पॉन्स देना है, बस रिस्पॉन्स थोड़ा सा देना है, ज़्यादा देना, सही से देना है, ये सारी चीज़ें। और ये सारे काम होने में बहुत समय लगेगा। ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू रिसीव दीज सिग्नल्स, जब ये सारी बातें ब्रेन तक जाएंगे, दिस थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इन द स्कल मस्ट बी कनेक्टेड टू नर्व कमिंग फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब कि यहाँ पे होगा, सपोज डेट ये ब्रेन है, ध्यान से देखना आप लोग, है ना,
ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से मैसेज आ रहे हैं, आने के बाद क्या होगा, ब्रेन में जाएगा, है ना, ये ब्रेन का पार्ट यहाँ पे जाएगा। तो बोला कि डिफरेंट पार्ट्स में आएगा। सिमिलरली इफ दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज टू इंस्ट्रक्ट, मतलब कि वो मैसेज देगा मसल्स को टू मूव, नर्व मस्ट कैरी दिस सिग्नल बैक टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसा मैंने जस्ट अभी बताया था कि मान लीजिए यहाँ पे न्यूरॉन है, बहुत सारे न्यूरॉन लेकर मैसेज आए और ब्रेन पे लेके जाया, वहाँ से फिर वापस आएगा और फिर आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे, जैसे मैंने बताया आपको कि आपको टीचर बोलते हैं स्टैंड अप माय डियर स्टूडेंट, स्टैंड अप प्लीज। तो आप कान से सुने ना, लेकिन उठने की बारी आई तो आपका पैर के मसल्स में ही तो ये सारे एक्टिविटी हुआ, पैर के मसल्स में सारे एक्टिविटी हुआ। बात समझ रहे बात ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एक न्यूरॉन लेकर मैसेज आ रहा है और ब्रेन उसको इंट्रिकेट किया कि भैया आपको क्या काम करना, कौन सा ऑर्गन को बोलना है, ब्रेन करेगा। तो ब्रेन ने भी मैसेज को उस स्पेशल मसल्स को, इस स्पेशल ऑर्गन को, स्पेशल ग्लैंड को ये मैसेज दिया जाएगा कि आपको कौन सा काम करना है। If all of this is to be done when we touch a hot object, it make enough time for us to get burned. और ये सारे काम होने में बहुत सारे समय माय डियर लग जाएंगे। बात समझ रहे बात, ये सारे काम होने में बहुत सारे समय लग जाएंगे। और अगर आपको पता है इतना होने में क्या होगा, हम लोग जल जाएंगे। सही बात है, क्योंकि आप पहले आप किसी ऑब्जेक्ट को छुएंगे, फिर उसके बाद बॉडी में जाएगा, फिर ब्रेन सोचेगा हाथ हटाऊं कि नहीं हटाऊं, और तब तक ये सब काम हो चुका होगा। चलिए अगले पैसेज में चलते हैं। हाउ डज द डिजाइन ऑफ द बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब ये समस्या है कि जल जाएगा, क्योंकि इतना देर लगेगा तो जलने, rather than having to think about the sensation of the heat, if nerves that detect heat were to be connected to the nerves that move muscles in a simple way। मतलब कि मैंने बताया जस्ट कि एक मैसेज आएगा ब्रेन को और उसके बाद एक लेके जाएगा, तो ये सब होने में तो समय लगेगा। The process of detecting signal or to input and responding it by the output action might be complicated quickly। और ये सब काम को करने में समय नहीं लगना चाहिए, बहुत जल्दी होना चाहिए, क्योंकि बात डेंजरस सिचुएशन का हो रहा है। सपोज ये कुत्ता अगर आपको दौड़ा रहा है, कोई पागल कुत्ता हो और दौड़ा रहा है, या कोई पागल आदमी हो बंदूक लेके, या कोई आदमी आपको अचानक से बंदूक लेके डरा दे, ये दौड़ा दे आपको, तो क्या आप सोचेंगे, पहले ब्रेन सोचेगा कि आदमी सही है, बंदूक ओरिजिनल है कि नहीं है, ये सारे एक्टिविटी होगा कि आप तुरंत को तुरंत रिस्पॉन्स देंगे आप। Such a connections is commonly called reflex arc। ये सारे होने वाले सिचुएशन को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। अब रिफ्लेक्स आर्क की बात आ गई तो मैं आपको समझा दूं, यहाँ पे रिफ्लेक्स मीन्स होता है स्टिमुलस टू रेस्पॉन्स। स्टिमुलस टू रेस्पॉन्स याद रहेगा आपको, स्टिमुलस से रिस्पॉन्स हुआ मीन्स हॉट ऑब्जेक्ट, हॉट होना और हाथ को खींचना, लिख दो। हॉट जो है ये स्टिमुलस है और रिस्पॉन्स हाथ को खींचना, तो हाथ खींचा गया तो रिस्पॉन्स हो गया। और इसके बीच में एक पाथवे मीन्स एक तरह का पाथवे चलता है, एक तरह का पैसेज चलता है। क्या क्या सुन लेंगे, चलिए समझा देते हैं हम आप, है ना, अभी आगे आएगा। Where should as such arc reflex are connected made between the input nerve and the output nerve। ये कहाँ पे ये होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। यहाँ पे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क में यहाँ पे दे। द बेस्ट प्लेस ऑफ कोर्स वुड बी एट द पॉइंट वेयर दे फर्स्ट मीट ईच अदर। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों नर्व जो है आपस में मिल गए। यहाँ पे अब मैं यहाँ पे इसका एक फ्लो चार्ट बना देता हूँ, मैं थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से आप लोग। पहला लिख देता हूँ मैं रिसेप्टर, जो कि क्या होगा, एक न्यूरॉन होगा। उसके बाद फिर एक फिर बाकी जो न्यूरॉन होंगे जिसका नाम होगा सेंसरी न्यूरॉन, आगे लिखा हुआ है, अभी आगे अगले पेज में आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी आपके पास होगा। उसके बाद ये फिर आएगा CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और देन आफ्टर इट विल सेंड द मैसेजेस बाय द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन, एंड देन इट विल गोज टू द effector। What effector? Effector muscles। Receptor means what receptor? This is a sense organ।
सेंस ऑर्गन, ठीक है ना। और यहाँ पे सेंस ऑर्गन के पहले क्या होगा माय डियर, यहाँ पे होगा स्टिमुलस, इसको आप लिख लीजिएगा। और यहाँ पे क्या होगा माय डियर, रिस्पॉन्स। ये जो पाथवे है ना, ये जो पाथवे यहाँ से यहाँ तक होना, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, इस पाथवे को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। याद रखेंगे आप, रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है इसे, इसमें नो डाउट इसमें रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। तो ये पूरे पाथवे, कभी कभी एमसीक्यू में ये पाथवे दे दिया जाता है, कभी कभी पाथवे को ये अल्टरनेट करके दे दिया जाएगा, बोलेगा बताओ करेक्ट पाथवे कौन सा है इसमें। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स क्या चीज है, ये सारे क्वेश्चन इसमें पूछ दिया जाते हैं। रिफ्लेक्स आर्क फॉर्म्ड इन दिस स्पाइनल कोड, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे केवल शॉर्ट में लिखते स्पाइनल कोड होंगे। itself although the information input also goes on to reach the brain, means ये सारे काम होने के बाद ब्रेन तक मैसेज जाएगा, ये सब होने के बाद ब्रेन तक मैसेज जाएगा माय डियर। मीन्स टू से मेरा बोलने का अर्थ ये है कि आपका जो ब्रेन है इतना कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी करता है कि वो इतना इस सिचुएशन, इस डेंजरस सिचुएशन को बनाने के लिए, डेंजरस सिचुएशन को समझने के लिए इट टेक टाइम, तब तक आपका घटना घट जाएगा। तो ब्रेन क्या किया है कि इस ओवरलोडिंग को सॉल्व करने के लिए स्पाइनल कॉर्ड को क्या करते हैं, भैया तू समझ, ये खतरनाक सिचुएशन तुम कर लेना, बाद में मेरे को मैसेज तुम हमको दे देना, बाद में मैसेज मेरे तक पहुंचा देना, बाकी तुम इसको डील करो खुद से खुद। बात समझ में आ गई होगी आपको, क्लियर हो गया पॉइंट, सब बात समझ में आ गया। चलिए अगला पैसे, ऑफ कोर्स रिफ्लेक्स आर्क have evolved in animals because the thinking process of the brain is not fast enough, मतलब not fast enough, मतलब ब्रेन में तो मतलब इस एनिमल्स के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे बात हो रहा है क्या एनिमल्स के अंदर ये, और ये हमारे पास जो गुण आए, ये जो कैरेक्टर आए वो कहाँ से आए, बोला क्या, इन फैक्ट मेनी एनिमल्स हैव वेरी लिटिल और नन ऑफ द कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क नीडेड फॉर थिंकिंग, मतलब उसके बाद सोचने की ताकत नहीं होती है, ये तो सोचते हैं हम लोग। तो फिर अगर वो सोचते नहीं तो वो बचते कैसे भाई, हाउ इट विल प्रोटेक्ट, हाउ इट विल मीन्स वेरी फार अवे फ्रॉम द डेंजर सिचुएशन। सो इट इज quite likely that reflex arc have evolved as effectively ways of functioning in the absence of true thought process, मतलब उसके पास ब्रेन में thought process का absence होता है, जिसके बिना पे वो अपनी लाइफ में ज़्यादातर रिफ्लेक्स एक्शन से काम करते हैं। तो इससे बात प्रूव हो गया कि हमारे बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन कहाँ से आया है, एनिमल्स के अंदर आया है। और हम लोगों के अंदर एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या पड़ गया भाई, वो क्या है, थिंकिंग पार्ट, कि वी आर द ह्यूमन बीइंग, वी आर द सुपरफिशियल एनिमल इन द वर्ल्ड बिकॉज वी यूटिलाइज आवर ब्रेन टू थिंक अबाउट एनी सच सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको सोचते हैं, जबकि ब्रेन एनिमल्स के अंदर ये बात नहीं होती, वो सोच नहीं पाते, वो फैमिली नहीं समझ सकते, वो आप फीलिंग्स नहीं समझ पाते, उसको रोना नहीं आता उससे ठीक से। लेकिन हम लोग इस बात को समझ, हम लोग भूख लगना, प्यास लगना, महसूस करना, भूख लग के भी भूख नहीं खाना, जैसे मान लीजिए घर में कोई हादसा हो गया, भूख लगा हुआ है लेकिन फिर भी हम लोग नहीं खा पाते, एग्जाम नजदीक है लेकिन नहीं खा पाते हम लोग, है ना, कभी कभी ऐसा होता है हमारे कंडीशन। तो ये हम लोगों के अंदर एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया, जबकि एनिमल्स के हाउएवर इवन आफ्टर कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस। और यहां से शुरू हो रहा है कि रिफ्लेक्स एक्शन के बाद फिर एग्जिस्टेंस आया कि नहीं, सोचना जरूरी है। रिफ्लेक्स आर कंटिन्यू टू बी मोर एफिशिएंट फॉर क्विक रिस्पॉन्स, इसलिए ब्रेन का उपलब्धि किसके बाद आया, रिफ्लेक्स एक्शन के बाद आया। क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन में सारा चीज पॉसिबल नहीं है, इसलिए ब्रेन ने क्या किया, रिफ्लेक्स एक्शन को करने के लिए स्पाइनल कॉर्ड को दे दिया, भैया ये काम आप करो, मेरे पे लोड मत दो, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पहले से बहुत सारा काम है, मतलब कि मैं बाकी काम करता, सोचने का काम हो, मतलब वो सारी चीजें मुझे है, बस ये डेंजरस सिचुएशन तुम्हें हैंडल करो। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है बाकी इस डेंजरस सिचुएशन को क्या करते हैं माय डियर, हैंडल करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको पूरा का पूरा रिफ्लेक्स एक्शन बहुत अच्छा से नीट क्लीन समझ में आ गया होगा, है ना, आपको समझ में आ गया होगा। और ये रहा रिफ्लेक्स एक्शन का कुछ डाटा, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये है हॉट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर रिसेप्टर इन स्किन, ठीक है ना, इसका नाम क्या होगा स्किन का, इसका नाम मैंने बता रखा आपको, थीमो रिसेप्टर या थर्मो रिसेप्टर।
थिक मोटर रिसेप्टर। और ये यहाँ से जा रहा है, ये देखिए यह जा रहा है, ये सेंसरी न्यूरॉन ये देखिए जा रहा है, ठीक है ना, ये जा रहा है। और ये जाने के बाद जबकि यहाँ पे ये क्या है, ये मैसेज टू द ब्रेन में जाएगा, लेकिन कब जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कोड, यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे एक स्पाइनल कोड है ना। स्पाइनल कोड क्या करेगा माय डियर, ध्यान से समझना, स्पाइनल कोड से ये रिटर्न वापस आ जाएगा इस मोटर न्यूरॉन, जबकि होना चाहिए ये कि सेंसरी न्यूरॉन पे ये मैसेज को ब्रेन तक भेजना चाहिए, ब्रेन फिर सोचेगा एंड आफ्टर दिस इट विल सेंड टू द मोटर न्यूरॉन एंड देन मसल्स विल एक्ट द एक्टिविटी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि सिचुएशन खतरनाक है। या अगर ये बंदा हाथ नहीं हटाएगा तो हाथ जल जाएगा, तो फिर तो ब्रेन का रहना ना रहना तो बराबर ही है। क्योंकि जब ब्रेन के पास रहता है, ब्रेन सोच रहा है, ब्रेन औसत एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है, उसके बाद भी अगर हाथ जल गया है तो फिर भी इससे अच्छा है ना भाई जानवर। इसलिए ब्रेन ने क्या कर दिया कि भैया तुम सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो स्पाइनल कॉर्ड है, तुम क्या करो, इस सिचुएशन को हैंडल करो। और हाँ, एक पॉइंट छूट गया, इसके बीच में जो दोनों मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन को जो कम्युनिकेट कराता है, दैट्स नेम इज रिले न्यूरॉन, इट्स अनदर नेम इज इंटर न्यूरॉन। इसको भी याद रखिएगा आप लोग, इंटर न्यूरॉन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इंटर न्यूरॉन। ये इसका फंक्शन अगर बता दूं, व्हाट इज दिस इज द न्यूरॉन विच कनेक्ट द मोटर न्यूरॉन टू सेंसरी न्यूरॉन इन द स्पाइनल कॉर्ड और इन द ब्रेन ऑल्सो। यहां से जाएगा तो ये सारा न्यूरॉन जो होगा ना अंदर में, वो सब इंटर न्यूरॉन होगा और ये मैसेज लेके जाएगा ब्रेन तक, वहां पे कम्युनिकेशन होगा, फिर इंटर न्यूरॉन वापस लेके आएगा, मोटर न्यूरॉन को वापस दे देगा। बात समझ में आ रही हो, क्लियर हो गया पॉइंट सारा, ठीक है क्लियर। ये डायग्राम को आप देख लीजिएगा, ये डायग्राम एग्जामिनेशन में दे देते, कभी कभी ये एरो उल्टा पुल्टा कर देगा, 4 डायग्राम दे देंगे एक्टिविटी बेस पे। ये सब चीज को बहुत अच्छा से जो डायग्राम मैं बताते चल रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, को ध्यान से आपको करते रहना है, आपको ध्यान से उसको करते रहना है। क्योंकि अगर आप नहीं करते हो तो माय डियर फिर आपके एग्जामिनेशन में ये जो डायग्राम बेस पे जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, कभी कभी क्या होता है कि डायग्राम दे देगा, बोलेगा यहाँ पे नाम चेंज कर देगा इसका, कि नेमिंग जो है बदल देगा यहाँ पे, या बोलेगा ABCD यहाँ भरो, क्या है यहाँ पे, ये ऑप्शन रहेंगे वहाँ पे। तो आपको ये चीज़ आपको करना होगा, इसलिए डायग्राम को प्रैक्टिस जरूर से कर लीजिएगा, जरूर, ताकि आपको क्लियर हो जाए ना। इसके बाद हम लोग जो है अगले वीडियो में आपको फिर से एक बड़ा और वीडियो लेकर आए, जिसमें ह्यूमन ब्रेन के बारे में बताएंगे आपको थोड़ा सा, इस ह्यूमन ब्रेन, उसके बाद जो है ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड उसके पार्ट्स, है ना, क्योंकि ब्रेन थोड़ा सा अच्छा से पढ़ना होगा। तो ये वीडियो ऑलरेडी लेंदी हो चुका है ना। तो इसके बाद 3rd पार्ट में मैं लेकर आ रहा हूँ ब्रेन के बाद।